मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यूपीपीएससी आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए हमारा पूरा कोर्स है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1000 एमसीक्यू पर मंथ। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें कितने एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो 2000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगले 2 महीने में। अब ये एमसीक्यू आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे। अभी जब आप वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है हर एक एमसीक्यू के साथ में, तब आप इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये रहेंगे आपके चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के। इसके बाद जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जीएस के, जिसमें आपको हर एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल आपका आरओ का एग्जाम होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि 1400 क्वेश्चन जीएस के और प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से इन टोटल अगर हम देखें तो जीएस के आपको 3400 यानी कि 3400 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी का मटेरियल है, जिसमें आपको 2000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के, ताकि आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। सो ये सब कुछ है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइस की बात करें या फिर हम फीस की बात करें तो इट इज़ जस्ट 1199 यानी कि 1199 रुपये का पूरा कोर्स है। अगर आप 25 तारीख से पहले इसको लेते हैं तो 25 तारीख के बाद लेंगे तो ये जो फीस है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी। कितनी होगी ये आगे आपको पता चलेगा, बट ये प्राइस हाइक होगा। तो अगर आप अभी इसमें एनरोल कराएंगे तब आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। 1199 रुपये में आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ना तो आपको कहीं से एनसीईआरटी पढ़नी, ना कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी और ना ही आपको कहीं से कुछ करंट अफेयर पढ़ना, कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दीज पीडीएफ विल बी मोर देन सफिशिएंट, कुछ और आपको नहीं पढ़ना रह जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कोर्स में एनरोल कराना तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं 9027281376 और 6395649901, दोनों पर आप व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसकी किस धारा के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है। सो इसकी कौन सी धारा है जिसके प्रावधानों द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो ये धारा 290 है, 291 है, 292 या फिर 293। सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? धारा 291। अगर हम आगे इसमें देखें कि व्याख्या में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको आप समझिए कि ये जो आपका राजनीतिक दल है इनका जो पंजीकरण होता है इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? ये धारा 291 यानी कि 291 इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें कुछ एक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। यदि कोई राजनीतिक दल पंजीकरण की मांग करता है तो उस दल को 30 दिन यानी कि 30 डेज के अंदर चुनाव आयोग को आवेदन देना होगा। दिस इज वेरी नेसेसरी, इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ये 30 डेज ये लिमिट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी बात, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, अब राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324 और धारा 291 जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो पंजीकरण किसके तहत किया जाता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि राजनीतिक दलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 3 तरीके के हैं। राष्ट्रीय दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल होते हैं और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। ठीक है, ये सब कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कितनी प्रकार के राजनीतिक दल एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। तो आपको याद रखना है 3 तरीके के हैं, एक नेशनल पार्टीज, एक स्टेट पार्टीज और एक जो है जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। तो जो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। हर एक क्वेश्चन को खुद से भी लगाकर देखते रहिए, आपको पता चलेगा आपको कितना कुछ आता है, कितना आप तैयार हैं। अभी देखिए, ये पूरा मटेरियल आपका जो पीसीएस का एग्जाम है इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ के लिए तो हमारा पूरा कोर्स ही है। ठीक है, सो यहाँ पर पहला है कि यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अब जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक जो निवासी हो या फिर गैर निवासी हो आवेदन कर सकता है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये एज है
वो एज 60 नहीं है, कितनी है, 70 है। सो आपको जो जो स्टेटमेंट यहाँ पर याद रखने, पहला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा इस तरीके से, दूसरे में आप 18 से 70 साल याद रखना है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अब ये पूरा न्यूज़ लाइमलाइट में रहा था क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य जो हैं, इन्होंने हाल ही में इसे अपने राज्य में बंद कर दिया था, इसलिए ये पूरा न्यूज़ जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से रिलेटेड ये लाइमलाइट में रहा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो करंट न्यूज़ है वो भी इसके अंदर कवर होगी, जो करंट प्लस स्टैटिक है वो भी कवर होगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित यानी कि रेगुलेटेड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी गई है कि निम्न में से किस दिन बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। सो जो पहला ऑप्शन आपने देखा था वो था 12 जून, दूसरा ऑप्शन है 15 जून, तीसरा है 13 जून और चौथा है आपका 18 जून। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 12 जून, ठीक है। 12 जून को जो है बाल श्रम के विरुद्ध जो विश्व दिवस है इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सेट में इंक्लूड करा गया है। करंट अफेयर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अच्छा, ये कोई भी अगर दिन होता है तो उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि विषय क्या था। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके विषय की, तो थीम क्या था आपका, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, दिस वाज द थीम, इसको याद रखिएगा। 2002 की अगर हम बात करें तो 2002 में इसकी शुरुआत करी थी किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे आपसे यही पूछा जाएगा कि इस दिन को मनाना किसने स्टार्ट किया। सो ये करा ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियन आर्टिकल, मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हैं या किसी तरीके से बच्चों का शोषण को रोकथाम के लिए बनाए गए हैं, पर उनको संविधान में रखा गया है। सो अगर हम बात करें आर्टिकल 21A की, तो ये आपका शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराता है कि हर बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा भी गया है कई बार, तो इसको आपको याद रखना है, आर्टिकल 21A। इसके बाद आर्टिकल 23, ये किसी भी प्रकार का जो फोर्स्ड लेबर होता है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको निषिद्ध करता है। ये सारे आर्टिकल्स देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 की बात करें तो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको किसी भी कारखाने में, खदान में कोई खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता। वो किसी भी ऐसे कारखाने में या फिर खदान में काम नहीं करेंगे जहाँ पर खतरनाक, मतलब उनके लिए रिस्क हो। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, आर्टिकल 24। ये आर्टिकल्स भी वो हैं जो भैया आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं, सेवरल टाइम्स आपने इनको देखा हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करें आर्टिकल 39E की, तो इसमें मेल और फीमेल वर्कर्स के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था यानी कि जो टिंडर एज होती है, दैट इज अप टू 5 ईयर्स, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। एक बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 39E, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21A, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी गई है कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अब ये रामनाथ कोविंद हैं या फिर ये नरेंद्र मोदी हैं या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर आनंदीबेन पटेल। तो सही आंसर क्या आएगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन करा गया। यूपी स्पेशल या फिर यूपी करंट अफेयर के सेक्शन में ये आ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कबीरदास जी की, तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, काशी उत्तर प्रदेश में, और 15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इनकी विचारधारा वैष्णव संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, सेवरल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली का है, ये आर्ट एंड कल्चर जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली में। अब ये जो शैली है नागर शैली, जिसमें शिखर
जो है उसके साथ में हो, या फिर ये द्रविड़ शैली है, या फिर बेसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा आपका? नागर शैली शिखर के साथ। अब आगे यहाँ पर बात होती है कि भैया ये नागर शैली या फिर उत्तर भारतीय मंदिर शैली एग्जैक्टली क्या होती है। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड करी गई हैं। व्याख्यात्मक एमसीक्यू का मतलब ही ये है कि कम से कम वो सारे पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर अप हो जाएं। सो अगर हम बात करें नागर शैली या फिर उत्तर भारतीय मंदिर शैली, एक बार अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा अपने आसपास के किसी मंदिर को, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें एक पत्थर के चबूतरे पर मंदिर का निर्माण होता है जिसकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। ठीक है, आप कई मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा। आमतौर पर विस्तृत चारदीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते। गर्भगृह की बात करें, वह हमेशा ऊंचे टॉवर के नीचे स्थित होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, मंदिर इस तरीके का हो तो इस तरीके का टॉवर होगा, यहाँ पर गर्भगृह होगा, भगवान होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नागर शैली की जो दूसरी विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो मंदिरों में सामान्य रूप से जो मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली है इसका अनुपालन किया जाता है। ठीक है, तो मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली, ये याद रखिएगा, इसका अनुपालन किया जाता है, जिसके तहत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रूस आकार के जो भूविन्यास हैं इस पर गौड़ मंदिरों की स्थापना की जाती है। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष या फिर मंडप स्थित होते हैं। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों जैसे गंगा और यमुना, इनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। किसी भी मंदिर को अगर आप इमेजिन करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता है। मंदिरों को सामान्य रूप से भूमि से ऊपर बनाए गए मंच या फिर वेदी पर निर्मित किया जाता है और द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे और बात करेंगे जो ये बुक है द राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जॉर्ज ओरवेल हैं, थॉमस पाइन है, कार्ल मार्क्स हैं, या फिर नारायण गुरु हैं। सो इफ़ इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप 9027281376 या फिर 6395649901 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल कराना है तो आप सिंपली जो फीस है दैट इज 1199 इतना पेमेंट करके आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।